फिर से मैं बता दूं कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण है, इंडिया पर जो मुस्लिम अटैक देखने के लिए मिलता है, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण दो अलग अलग शाखाओं में हुआ। एक हुआ अरबी शाखा, अरेबिक मुस्लिम आक्रमण, और अरबी शाखा में जो मुस्लिम अटैक भारत में देखने के लिए मिलता है वो किया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब दोस्तों, भारत में तुर्की इस्लाम आक्रमण होंगे, तुर्की मुसलमानों के आक्रमण होंगे, और तुर्की मुसलमानों में सबसे पहला जो अटैक करेगा वो होगा महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के बाद जो अटैक होगा वो होगा मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का। तो दोस्तों, अब हम किसकी बात करेंगे? भारत पर पहले तुर्क मुस्लिम आक्रमण की हम बात करेंगे जो किया गया है महमूद गजनवी के द्वारा। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान कौन था? हु वॉज द फर्स्ट टर्किश इन्वेडर ऑफ इंडिया? तो याद रखना, ये महमूद गजनवी था। चलिए शुरू करते हैं। तो 932 एडी में अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। मैप देखिए, मैप में ये जो इलाका है अफगानिस्तान के पास, आई विश आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत जारी होगी पर कोशिश करना, यहां एक इलाका है अफगानिस्तान में। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी, और इसी के आसपास इस पूरे के पूरे इलाके में एक व्यक्ति था अलप्तगीन। तो अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी भी गजनी को ही बनाया जो कि अफगानिस्तान में आता है। ठीक है, अगली पॉइंट, 977 एडी में दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम तुर्की मुसलमान होगा, लेकिन ये सफल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 998 एडी में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी शासक बना और इसने बहुत सारी उपाधियां ली। तो देखो, दो प्रश्न बनेंगे। अगर वो पूछे सफल तुर्की आक्रमण तो ये महमूद गजनवी ने किया, लेकिन अगर वो पूछे कि पहला तुर्की आक्रमण तो बता देना सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। तो पहले थोड़ी सी कहानी को समझिए कि कहानी क्या चल रही है। तो देखिए साहब, अफगानिस्तान में ठीक है, अलप्तगीन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा गजनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? गजनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। इसी गजनी साम्राज्य में सबसे पहले आपको याद रखना है सुबुक्तगीन नाम का एक व्यक्ति होगा और वो भारत पर आक्रमण करेगा। भारत पर कहां आक्रमण करेगा? एक हिंदू शाही शासक है मुल्तान में, वहां पर आक्रमण करेगा। और सुबुक्तगीन के बाद अगले जो भारत पर आक्रमण होंगे वो महमूद गजनवी के द्वारा किए जाएंगे। सर, ये सब क्यों बताया? ये सब इसलिए बताया कि आपको ये पता चल जाए कि महमूद गजनवी आया कहां से था। तो महमूद गजनवी अफगानिस्तान के आसपास जो एक राज्य बना था, जिस राज्य का नाम था गजनी, वहां से निकल करके आया था और इसने भारत पर सफल आक्रमण किए थे। तो दो प्रश्न बन रहे हैं। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया, सफल आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। तो देखिए, 998 एडी में यह गजनी का शासक बनता है और जैसे ही ये गजनी का शासक बना, इसने बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह से 3 अलग अलग उपाधियां धारण की। अब जैसे ही महमूद गजनवी शासक बनता है, उसने भी उपाधियां लेना शुरू कर दिया, उसने भी टाइटल लेना शुरू कर दिया। कौन कौन सी उपाधियां थी? तो एक उपाधि थी यामीन उद्दौला की, दूसरी उपाधि थी यामीन उल मिल्लाह की, तीसरी उपाधि थी सुल्तान। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति होगा जो भारत पर आक्रमण करेगा। ठीक है, एक उपाधि थी गाजी। गाजी का मतलब समझो, गाजी जो है वो मध्य एशिया और
या फिर आप कहें मध्य पूर्व एशिया में सैनिक को कहा जाता था। गाजी एक लड़ाकू जाति होती थी, जैसे भारत में गोरखा होते हैं और भी अन्य जातियां होती हैं, तो उसी प्रकार से एक लड़ाकू जाति थी गाजी, तो गाजी की उपाधि ली। और गाजी के बाद बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक की भी इसको उपाधि मिलती है, क्योंकि जब ये भारत पर आक्रमण करेगा तो भारत पर आक्रमण करते समय कई प्रकार की मूर्तियों को इसने तोड़ा। तो यहां से सवाल क्या बनेंगे? सवाल बनेगा बुद्ध शिकन की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन था, या किसे बुद्ध शिकन कहा जाता है या मूर्ति भंजक कहा जाता है? महमूद गजनवी को कहा जाता है। यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लाह और सुल्तान, इनकी उपाधि धारण किसने की? तो ये भी महमूद गजनवी के द्वारा धारण की गई उपाधियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, बेसिक बातें हो गई। अब हमें ये डिस्कस करना है कि भारत पर महमूद गजनवी ने कहां कहां पर आक्रमण किया और किस आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हेनरी एलियट। क्या नाम है इनका? नाम है हेनरी एलियट। ठीक है, हेनरी एलियट के हिसाब से महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और इसका कारण क्या है? तो वही कारण है दोस्तों, एक तो धन की प्राप्ति करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना। सर ये तीसरा पॉइंट समझ नहीं आया। तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि ये वाला मैप आप देखो, तो ये वाला जो मैप है, ये गजनी वाला जो मैप है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी बेसिक कहानी। देखिए, ये मान लीजिए कि ये गजनी वाला इलाका है। जब महमूद गजनवी गजनी का शासक बना, अब महमूद गजनवी ये चाह रहा था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, वो अपने पूरे के पूरे एम्पायर को आगे बढ़ाए। अब दोस्तों, अगर आपको साम्राज्य का विस्तार करना है तो इसके लिए आपको सैन्य बल की आवश्यकता होगी, इसके लिए आपको आर्मी की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको सैन्य बल चाहिए तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। तो भैया ये पैसा कहां से लाए? क्योंकि गजनी वाला जो इलाका है वो एक रेगिस्तानी इलाका है और उस समय पेट्रोल वगैरह तो पता चला नहीं था। ठीक है, तो वहां पर इनकम ज्यादा नहीं होती थी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत कम थे। तब महमूद गजनवी ने यह सोचा कि भैया हमें क्या करना चाहिए, हमें भारत पर आक्रमण करना चाहिए, हमें इंडिया पर अटैक करना चाहिए। और भारत पर ऐसा हेनरी एलियट नाम के एक इतिहासकार हैं, और हेनरी एलियट का कहना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए, इंडिया पर टोटल 17 अटैक किए। कुछ इतिहासकार इसे सही मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसे गलत मानते हैं। ठीक है सर, हमें क्या क्या पता पड़ गया? हमें यह पता पड़ गया कि महमूद गजनवी गजनी का एक शासक था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसे बुत शिकन कहा जा रहा है, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्त करना, मनी वेल्थ को अटेन करना, इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम को प्रमोट करना, और साथ ही साथ एक और उद्देश्य था कि गजनी में अपने साम्राज्य का विस्तार करना, सेंट्रल एशिया में अपना जो एम्पायर है उसे बड़ा करना। ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर है। अब ये बताओ सर कि इसने भारत पर कहां कहां आक्रमण किया, इसने इंडिया पर कहां कहां अटैक किया। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमणों के बारे में। सर क्या आप हमें 17 आक्रमण पढ़ाओगे? नहीं दोस्तों, हमें पूरे आक्रमण नहीं पढ़ना है, हमें 5 या 6 प्रमुख आक्रमण पढ़ना है जहां से प्रश्न निकल करके आते हैं। ठीक है, तो महमूद गजनवी के अधिकांश जो आक्रमण है उसने खैबर दर्रे के प्रयोग करके किए। बढ़ते हैं, पहला जो महमूद गजनवी का आक्रमण है वो 1000 AD में होता है। कब होता है? 1000 AD में होता है, और ये अटैक किया जाता है हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर, पेशावर के आसपास ये आक्रमण किया जाता है। और इस समय हिंदू शाही वंश का शासन चल रहा है, पेशावर वाले इलाके में आक्रमण किया जाएगा। ठीक है, महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण भी 1001 में होता है, और इस समय हिंदू राजा जयपाल यहां पर शासन कर रहा होता है। हिंदू राजा जयपाल
की राजधानी दोस्तों वह हिंद होती है जिसे पेशावर भी कहा जाता है। इसमें जयपाल की हार हो जाती है और जयपाल के हारने के बाद जयपाल आत्महत्या कर लेता है और उसका बेटा आनंदपाल हिंदू शाही वंश का अगला शासक बनता है। ठीक है, हिंदू शाही वंश का अगला शासक बन जाता है। ठीक, तो पहला आक्रमण भी हिंदू शाही राज्य पर हो रहा है और दूसरा आक्रमण भी हिंदू शाही राजवंश पर हो रहा है। ये दोनों इलाके पेशावर और मुल्तान के आसपास थे। कहां पर थे? पेशावर और मुल्तान के आसपास थे। ये शुरुआत के आक्रमण होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ें तो एक प्रमुख आक्रमण रहेगा 1014 में। 1014 में महमूद गजनवी का जो अगला आक्रमण होता है वो हरियाणा के थानेश्वर वाले इलाके में होता है और यहां से चंद्र स्वामिनी मंदिर पर वह आक्रमण करता है, कृष्ण की मूर्ति ले जाता है या तोड़ता है, ये बातें भी कही जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण आक्रमण है। पूछेगा वो कि चंद्र स्वामिनी मंदिर पर आक्रमण कब हुआ या वहां से मूर्ति कब ले गया, तो 1014 में थानेश्वर हरियाणा में जो अटैक किया गया वह चंद्र स्वामिनी मंदिर पर किया गया। इसके बाद 1018 में गंगा घाटी, कन्नौज और मथुरा वाले इलाके पर पहला मुस्लिम आक्रमण है। यहां से दूसरा प्रश्न बनेगा, यहां से प्रश्न यह बनेगा कि गंगा घाटी या उत्तर भारत के मैदान पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू अटैक ऑन द नदर्न प्लेन और टू अटैक ऑन दी गंगा वैली? सर इसका नाम हो जाएगा महमूद गजनवी। ऐसा इसलिए मेरे दोस्त कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन ये दोनों आक्रमण भारत के पश्चिमी इलाके पर हुए थे, इंडिया के वेस्टर्न साइड पर हुए थे, सिंध और पेशावर वाले इलाके में आक्रमण हुए थे। लेकिन 1018 में पहली बार महमूद गजनवी के द्वारा कन्नौज और मथुरा वाले इलाके पर आक्रमण किया जाएगा जो कि गंगा घाटी वाला क्षेत्र है और इस समय यहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल का शासन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आक्रमण है वो 1019 और 20 में किया जाएगा और यह होगा कालिंजर अभियान, बुंदेलखंड वाला इलाका है। और इस समय दोस्तों चंदेल शासक विद्याधर का यहां पर शासन होगा। कहा जाता है कि चंदेल के सबसे महान राजाओं में राजा विद्याधर का नाम आता है। इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था महमूद गजनवी के साथ। कुछ किताबें कहती हैं कि महमूद गजनवी को हराया था, कुछ कहती हैं संघर्ष किया था। पर अगर यह सवाल कभी भी बनता है कि किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को हराया या उसे कड़ा संघर्ष दिया, तो उसमें नाम आएगा विद्याधर का। जब 1019 और 20 में गजनवी ने कालिंजर वाले इलाके में आक्रमण किया तो विद्याधर ने बहुत कड़ी वहां पर टक्कर दी। इसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी आगे बढ़ता है और अब महमूद गजनवी का मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक होगा जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। महमूद गजनवी 1025 में अपना 16वां आक्रमण करता है, अपना 16th अटैक करता है और यह आक्रमण होता है सोमनाथ के शिव मंदिर पर, जो सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है महमूद गजनवी का। यह महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था जो कि 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया। इस समय गुजरात के इस इलाके पर चालुक्य राजा भीम प्रथम का शासन हुआ करता था। चालुक्य रीडर भीम फर्स्ट का यहां पर शासन था। ठीक है, और सिंधु नदी पर जाटों ने लूटा जाते समय वो एक अलग कहानी है। ठीक, और आखिरी जो आक्रमण होगा ये 17वां है, 17th अटैक है। 17वां जो आक्रमण होगा वो 1027 में होगा, मुल्तान के पास ये आक्रमण किया जाएगा और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाएगी। बस इतनी बातें आपको याद रखना है। यहां से अब मैं प्रश्न निकाल देता हूं तो आपके लिए दोस्तों आसानी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न के साथ आप कोऑपरेट करना, आंसर दीजिएगा, चीजें आपको याद हो जाएंगी। पहला प्रश्न, महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक ऑफ महमूद गजनवी? तो आंसर करेंगे 1025 का सोमनाथ मंदिर पर होने वाला आक्रमण, सोमनाथ टेम्पल अटैक एट 1025। दूसरा प्रश्न, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया
तो उस समय वहां का राजा कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चालुक्य वंश का वहां पर शासन था। चालुक्य लीडर वहां पर हुआ करते थे, इनको सोलंकी वंश भी कहा जाता है। और चालुक्य राजा भीम प्रथम का वहां पर शासन था, भीम फर्स्ट वहां पर रूल कर रहा था। दूसरा प्रश्न, किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को हराया या उसके साथ कड़ा संघर्ष किया? तो याद रखना, इनका नाम है विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी महमूद गजनवी को। एक और प्रश्न आ सकता है, चंद्र स्वामिनी मंदिर पर आक्रमण कहां किया गया या किस जगह पर किया गया? तो थानेश्वर हरियाणा में यह आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। आखिरी प्रश्न, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट अटैक ऑफ महमूद गजनवी ऑन इंडिया? तो 1000 में हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया था, जो कि पेशावर के आसपास आता है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण। महमूद गजनवी कहां से आया था? गजनी वाले इलाके से आया था और भारत पर इसने आक्रमण किए। भारत पर आक्रमण करने के क्रम में मूर्तियों को भी तोड़ा, तो कहा जाता है इसे बुत शिकन कहा जाता है या मूर्ति भंजक कहा जाता है, आइडल ब्रेकर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हो जाएंगी महमूद गजनवी के बारे में। अब हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो महमूद गजनवी के बारे में कुछ तथ्य आप याद रख लें, जैसे कि इसकी सेना में तिलक नाम के एक हिंदू सेनापति थे, बड़ी बात है। संस्कृत और अरब वाले चांदी के सिक्के भी इसने चलवाए थे, जिसे दिरहम कहा गया था, और दिरहम की शुरुआत अरबियों ने भारत में की थी। मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा दिरहम की शुरुआत की गई थी, ये भी हमें पता है। और महमूद गजनवी के साथ 4 बड़े इतिहासकार भारत आए थे, और यहां से भी दोस्तों प्रश्न निकल करके आते हैं कि महमूद गजनवी के साथ कौन कौन से इतिहासकार भारत आए और उनकी किताबों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है उसका नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी के बारे में हम शुरू में पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा यहां पर जानकारी नहीं देंगे। सिर्फ एक बात याद रखना कि अल-बरूनी की किताब का नाम है तहकीक-ए-हिंद, या इसी की किताब को कहा जाता है किताब उल हिंद। उससे भी जरूरी बात यह याद रखना कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह किताब उसने अरबी भाषा में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फिरदौसी के बारे में। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के साथ आया था, मेरा बहुत फेवरेट नाम है फिरदौसी। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और फिरदौसी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है शाहनामा। फारसी में लिखी गई ये किताब है और ये सबसे महान फारसी ग्रंथ माना जाता है। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है, ठीक है, और कश्मीर को इसने पृथ्वी का स्वर्ग कहा था, ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों वो उतबी है। उतबी का नाम इसलिए जरूरी है कि उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इंग्लिश में ये महमूद गजनवी का चीफ हिस्टोरियन था, ठीक है। तो अल-बरूनी प्रमुख इतिहासकार नहीं था या फिरदौसी प्रमुख इतिहासकार नहीं था। उतबी वॉज द चीफ हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी। उतबी जो है वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इसने तारीख-ए-यामनी नाम की एक किताब लिखी थी जो अरबी भाषा में लिखी थी, ठीक है। बैहाकी भी इसी के साथ भारत आया और बैहाकी ने तारीख-ए-सुबुक्तगीन नाम की किताब लिखी और इसे पूर्वी पैप्स कहा जाता है, ठीक है। तो तारीख-ए-सुबुक्तगीन आपको पता ही है कि महमूद गजनवी से पहले सुबुक्तगीन का शासन था, तो सुबुक्तगीन के ऊपर बैहाकी के द्वारा एक किताब लिखी गई तारीख-ए-सुबुक्तगीन। चलिए ये अध्याय भी हमारा खत्म होता है। अब हम अगले अध्याय की बात कर रहे हैं और जो हमारा अगला अध्याय है वह है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। अब हमें डिस्कस करना है भारत पर दूसरे तुर्की आक्रमण के बारे में, सेकंड टर्किश इन्वेजन के बारे में अब हम बात करेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो वही बात है, याद रखना हम भारत पर तुर्की आक्रमण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला अटैक गजनवी ने किया और गजनवी के बाद जो दूसरा अटैक है वो गौरी ने किया और गौरी के बाद भारत में फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी, ठीक। आइए तो पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ बातें। तो देखिए साहब 1173 की बात है
1173 की बात है, तो डेट भी याद कर लेना, ठीक है, कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम पिक्चर में आ रहा है। 1000 के आसपास जो है वो गजनवी का अटैक हो रहा है, महमूद गजनवी का अटैक हो रहा है, और लगभग 1175 के आसपास जो है वो मोहम्मद गौरी का अटैक हो रहा है। तो बहुत अंतर है, देखो याद रखना, बहुत अंतर है। अगर आप देखोगे ना कि गजनवी और गौरी के बीच में लगभग 175 साल का अंतर है, मतलब एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इससे भी कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं, कंफ्यूजन कम होते हैं, हल्की फुल्की डेट याद रखेंगे अपन तो, ठीक है। तो देखिए 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सान के नाम से भी जाना जाता है, यह गजनी का शासक बनेगा। और गजनी कहां पर है? अफगानिस्तान वाले इलाके में गजनी का क्षेत्र दोस्तों आता है। 1175 एडी 1175 एडी में यह खैबर और गोमल दर्रे से भारत पर मुल्तान में पहला आक्रमण करेगा। तो देखो जब महमूद गजनवी भारत आया तो महमूद गजनवी ने ज्यादातर जो आक्रमण है वो खैबर दर्रे से किए थे, ठीक है। दर्रे का मतलब समझते हैं ना, जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के बीच में जो निकलने का रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है, उसे पास कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा जो आक्रमण किए जाएंगे तो ये खैबर दर्रे का इस्तेमाल भी करेगा, ये गोमल दर्रे का इस्तेमाल भी करेगा और एक दो दर्रों का इस्तेमाल ये और भी करता है। और भारत पर पहला आक्रमण 1175 में करेगा और यह आक्रमण मुल्तान वाले इलाके पर करेगा, ठीक है। और इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो वही उद्देश्य थे जो महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य थे, धन की प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार, और तीसरा बड़ा कारण रहेगा साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। सर साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने प्रशासन के क्षेत्र को बड़ा करना चाहते हैं, अब आप अपनी सीमाओं को बड़ा करना चाहते हैं, बाउंड्री को आप बड़ा करना चाहते हैं। तो महमूद गजनवी को पैसे की जरूरत थी, उससे पैसा इसलिए चाहिए था ताकि वो सेंट्रल एशिया में, ताकि वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। उसी प्रकार मोहम्मद गौरी का भी उद्देश्य था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहां याद रखना है। देखो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि महमूद गजनवी भारत को सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आया था, उसका यहां पर रहने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने भारत में जितने भी क्षेत्रों को जीता उसे उसने अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया। और जब वो भारत से वापस गजनी की तरफ जा रहा था तो उसने अपने 4 गुलामों के बीच में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल है, यलदौज शामिल है, कुबाचा शामिल है, बख्तियार खिलजी शामिल है, इन 4 गुलामों के बीच में अपने पूरे के पूरे राज्य को बांट दिया था, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद गौरी के भारत पर प्रमुख आक्रमण कौन कौन से हैं, मेजर अटैक कौन कौन से हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं, मोहम्मद गौरी के प्रमुख आक्रमण डिस्कस करते हैं। तो देखिए 1175 में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रथम आक्रमण है, ये फर्स्ट अटैक है जो मुल्तान वाले इलाके पर होगा। और इस समय मुल्तान में करामातियों का शासन है, वो जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं 1178 1178, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है सर इंपॉर्टेंट? समझिए, देखिए इसने क्या किया, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया और इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा भीम द्वितीय का शासन था और उसकी मां नायका देवी संरक्षण कर रही थी। याद रखना दोस्तों, जब गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, तो इस समय भी गुजरात पर किसका शासन था? चालुक्य वंश का शासन था। लेकिन इस समय जो राजा था वो भीम प्रथम था। अब क्या हो रहा है, और ये आक्रमण 1025 में किया था, 1025 में गजनवी ने आक्रमण किया था। अब 1178 में 1178 में मोहम्मद गौरी
फिर से गुजरात पर आक्रमण कर रहा है और अब भी गुजरात पर चालुक्य का शासन है, पर इस बार जो राजा है वो भीम द्वितीय है, भीम सेकंड है। और क्या हुआ, इनके बीच में माउंट आबू नाम की जगह पर युद्ध होता है और वहां भीम द्वितीय जो है वो मोहम्मद गौरी को हरा देता है और ये मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय है। कैसी पराजय है? फर्स्ट डिफीट ऑफ मोहम्मद गौरी इन इंडिया, जो यहां आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था, जब उसने कालिंजर अभियान को शुरू किया, तो कालिंजर अभियान के समय एक चंदेल शासक थे विद्याधर, तो विद्याधर ने महमूद गजनवी को हराया। उसी प्रकार मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात पर जब आक्रमण किया तो माउंट आबू के युद्ध में चालुक्य राजा भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय होगी। फर्स्ट डिफीट ऑफ गौरी इन इंडिया। प्रश्न बनता है भैया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर और कौन कौन से आक्रमण किए? और भी आक्रमण किए। एक आक्रमण किया गया 1191 में और इसे कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, तराइन के 3 युद्ध हैं इतिहास में वर्णित। कितने युद्ध हैं? 3 युद्ध हैं, जिसमें से 2 युद्ध, एक 1191 और एक 1192। ये 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और साथ में था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध होते हैं। एक 1191 का जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरा 1192 का जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और तराइन का एक तीसरा युद्ध भी है जो इल्तुतमिश। तो यहां पर 1191 में 1199 में तराइन का पहला युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है या पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। फिर दोस्तों 1192 में 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो ये 2 प्रमुख युद्ध हो जाएंगे। और एक होगा 1194 में जिसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। इसमें गढ़वाल वंश के शासक जयचंद की पराजय हो जाएगी और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध जीता, उसने भारत में लक्ष्मी माता की आकृति वाले सिक्के चलाए, क्योंकि उस समय जो गढ़वाल वंश है वहां पर लक्ष्मी माता की पूजा बहुत ज्यादा की जाती थी, ऐसा कहा जाता है। तो जब उसने चंदावर का युद्ध जीता, तो चंदावर का युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी माता की आकृति वाले सिक्कों को चलाया था। यह पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। कई बार घुमा के प्रश्न पूछेगा, उस शासक का नाम बताइए जिसने लक्ष्मी माता की आकृति वाले सिक्के चलाए। तो आंसर होगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी माता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे चंदावर के युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये प्रमुख युद्ध है। ओके, एक बार रिवीजन कर लें जल्दी से। देखो, एक तो हो गया 1178 वाला युद्ध जो कि माउंट आबू का युद्ध है और ये युद्ध भीम द्वितीय के साथ लड़ा गया और ये पहली हार है मोहम्मद गौरी की। उसके बाद 1191 तराइन का पहला युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़ा गया, इसमें भी मोहम्मद गौरी की हार होती है। फिर है 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, यह भी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा गया, लेकिन इसमें गौरी की जीत हो जाती है। फिर है 1194 और यह है चंदावर का युद्ध जो कि जयचंद के साथ लड़ा गया और इसमें भी गौरी की जीत हो जाती है। और इसके बाद मोहम्मद गौरी लक्ष्मी माता की आकृति वाले सिक्के चलाता है। ठीक, अब क्या होता है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1203 में अब ये खुद युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाता है।
एक्चुअली क्या होता था कि अरब वाला जो इलाका है वहां पर दास प्रथा चल रही थी, वहां पर स्लेव सिस्टम चल रहा था, लेकिन वहां के गुलामों में और पश्चिम के गुलामों में अंतर है। पश्चिम में जो स्लेवरी चलाई जाती थी, दास प्रथा चलाई जाती थी, वो बहुत अमानवीय होती थी, इनह्यूमन होती थी। लेकिन अरब वाले क्षेत्र में जो दास प्रथा शुरू हुई या तुर्की वाले क्षेत्र में जो स्लेवरी शुरू हुई, उसमें क्या किया जाता था कि जो बड़े बड़े सुल्तान हैं वो लोगों को खरीद लिया करते थे और फिर उनको अपनी सेना में भर्ती करते थे। वो आगे जाकर के सेनापति बनते थे, कई बार राजा के दामाद वगैरह भी बन जाते थे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के 4 प्रमुख गुलाम थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था यलदौज, एक का नाम था कुबाचा और एक का नाम था बख्तियार खिलजी। तो इसी समय क्या होता है दोस्त कि 1203 में मोहम्मद गौरी ने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कालिंजर अभियान के लिए भेजा, और कालिंजर में याद रखना महमूद गजनबी ने भी अटैक किया था। और महमूद गजनबी ने जब कालिंजर पर अटैक किया था तो चंदेल शासक विद्याधर ने उसका जम के सामना किया था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर पर अटैक करेगा तो इस समय चंदेल शासक परमार्दी देव होते हैं जो हार जाते हैं। ठीक है, और 15 मार्च 1206 को गोखर सरदार के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है, और इसकी हत्या के बाद साम्राज्य 4 गुलामों में बंट जाता है। उसी में से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है,